हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग एक्सप्रेस पे। तो गाइस, पिछले वीडियो में हमने क्या देख लिया था। पिछले वीडियो में हम क्या कर रहे थे, काइनेमेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी पे क्वेश्चन कर रहे थे और उसके लगभग आधे क्वेश्चन से ज़्यादा हमने देख लिए थे। ठीक है, तो उसके के आगे के क्वेश्चन आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं। पीछे के क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और मैंने बताया था आपको कि ये क्वेश्चन आपको दोबारा करना है, यानी कि ये क्वेश्चन आपको दोबारा जरूर करना है, एक बार दोबारा जरूर सुनना है ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ तक हमको सारी चीजें समझ में आ गई थी। आज के वीडियो में देखते हैं अगला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, ए रिजिड रोड ए बी ऑफ लेंथ 2 मीटर, यानी कि एक रोड दी हुई है जिसकी लेंथ हमको दिया हुआ है 2 मीटर। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोला गया है, अंडरगो ट्रांसलेशन एज वेल एज रोटेशन, यानी कि ट्रांसलेशन मोशन भी हो रहा है और रोटेशन मोशन भी हो रहा है इन द एक्स वाई प्लेन। द पॉइंट ए हैज द वेलोसिटी v1 I plus 2j मीटर पर सेकेंड एंड b is concentrated to move along the length x direction. The magnitude of the velocity v2 हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये रोड है और उसके आगे ये क्या लगी हुई है, एक बॉल लगी हुई है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये रोड ऐसे जा रही है और इससे क्या करेगी, इससे कोलिजन करेगी। इससे क्या करेगी, कोलिजन करेगी। अब हमने क्या देखा है कि अगर किसी एंगल पे हमारा क्या होता है, कोलिजन होता है, तो उसके अलोंग डायरेक्शन क्या होता है, दोनों की वेलोसिटी क्या होती है, सेम होती है। यानी कि इसकी वेलोसिटी v1 थी, इसकी v2 थी, तो v1 इज इक्वल टू क्या होगा, v2 होगा। और इनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या होती हैं, वो अलग अलग होती है। जैसे मान लो हमारे पास क्या होता था, एक तो आमने सामने कोलिजन होता था। जैसे मान लो ये सरफेस था और इसके ऊपर एक इधर से आती थी, एक बॉल इधर से आती थी। लेकिन वहीं किसी एंगल पे आ रही है, ये यहाँ पे है और यहाँ पे किसी एंगल पे लग रही है, तो भी इनके अलोंग द लाइन, यानी कि जो कोलिजन हो रहा है उसके जो लाइन होगी सेंटर टू सेंटर मिलाने वाली, उस लाइन के अलोंग क्या होगी, दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये एंगल 45 दिया हुआ है, हमको तो ये एंगल फाइंड करना है। अब हमको v1 क्या दिया हुआ है, 1 plus 2j, यानी कि ये हमारा v1 है। ठीक है, ये हमको कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। ये हमको कितना दिया हुआ है, 2j। j क्या है, डायरेक्शन है, ये हमको 2 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, इसका अल्फा नाम दे देते हैं, तो अल्फा निकाल सकते हैं। तो अल्फा यहाँ से क्या हो जाएगा, 10 अल्फा इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 1। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा निकालो, 10 इनवर्स 2, और वो कितना आ जाएगा, 63.43। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास दो कंपोनेंट हो जाएंगे। पहला क्या हो जाएगा, v1 cos 65, सॉरी ये हमको नहीं लेना है, ये एंगल अगर आ गया तो ये क्या हो जाएगा, 13.43। तो ये इतना सा एंगल कितना हो जाएगा, 18.43। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, इधर वाला, ठीक है, ये कंपोनेंट हो जाएगा 18 कोस, क्या लिख रहा हूँ, v1 कोस 18.43, और इसके परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, v1 साइन 18.43। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा,
अगर ये एंगल 45 है और अगर आप देखोगे तो ये एंगल ये भी कितना होगा 45 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये एक ऐसी लाइन है, एक लाइन ऐसे है, एक लाइन ऐसे है, तो ये एंगल 45 है, तो ये भी कितना होगा 45 होगा। ठीक है, तो ये 45 होगा, तो ये यहाँ पे V2 है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे V2 cos 45। ठीक है, तो यहाँ से अब क्या होगा, अलोंग द लाइन वेलोसिटी सेम होती है, तो हम क्या लिखेंगे V2 cos 45 इक्वल्स टू कितना होगा V1 cos 18.43। ठीक है, अब V1 कितना आएगा हमारे पास, V1 हमको दिया हुआ है I के प्लस 2j, तो V1 का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा √5। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे √5 इंटू कोस 18.43 डिवाइड बाई कोस 45 और इधर आ जाएगा V2। तो V2 हमारे पास निकल के आ जाएगा √5 इंटू कोस 18.43 को मल्टीप्लाई कर दो डिवाइड बाई कोस 45, ये आ जाएगा हमारे पास 3। ठीक है, तो V2 हमारे पास कितना आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। आ गई बात समझ में? बस कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट ये है कि हमारा जब भी कोलिजन होता है किसी चीज के साथ, यानी कि एक दो चीजों के बीच में कोलिजन होगा और अगर वो किसी एंगल पे हो रहा है तो उनके अलोंग द लाइन क्या होता है, वेलोसिटी सेम होती है। ये आपको पता है। तो यहाँ से जब आप V1 के कंपोनेंट करें, V1 के कंपोनेंट करके ये अलोंग द लाइन वाला कंपोनेंट हमारा ये आया और उसके परपेंडिकुलर वाला ये आया, तो परपेंडिकुलर वाले से तो हमको मतलब है नहीं, अलोंग वाला चाहिए, तो V2 का भी हमने अलोंग वाला देख लिया, दोनों को हमने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं अगला। अगला क्या बोल रहा है, ए व्हील रेडियस r rolls without slipping on a horizontal surface shown below. The velocity of point P is 10 meter per second and the horizontal direction. The magnitude of velocity of point Q. ठीक है, हमको P और Q का पूछा है। अब ये क्या कर रहा है, रोल्स विदाउट स्लिपिंग, यानी कि ये आगे भी बढ़ रहा है, रोलिंग घूम भी रहा है, तो ये कौन सा मोशन कर रहा है, जनरल मोशन, यानी कि ये क्या कर रहा है, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। ठीक है, ये दोनों काम कर रहा है। तो हम क्या देखेंगे, हमको तो सिर्फ एक चीज के फॉर्मूले आते हैं, तो हम क्या ढूंढेंगे, आई सेंटर, और आई सेंटर हमको पता है रोलिंग विदाउट स्लिपिंग के केस में यहाँ पे होता है। ठीक है, अब यहाँ से इसकी वेलोसिटी अगर ये इधर घूम रहा है तो ये किधर होगी, इधर होगी, और ये वेलोसिटी किधर होगी, ये भी इधर होगी। तो इसका जब बनाएंगे आई सेंटर तो वो कहाँ पे आएगा, वो कुछ ऐसा आना चाहिए। ठीक है, वो कुछ ऐसा आना चाहिए। तो यहाँ पे ये हमको 10 दिया हुआ है, ये r है, ये भी r है, ये हमको पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या होगा, V/2r इक्वल्स टू 10/r, तो r से r कैंसिल हो गया और v कितना हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे तो आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं थी, अगर आपको पता होता आई सेंटर कहाँ होगा तो यहाँ से आप डायरेक्ट कर सकते थे 10 × r और V/2r, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10/r। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ए सर्कुलर ऑब्जेक्ट of radius r rolls without slipping on a horizontal level floor with her center has velocity v. The velocity at the point of contact between the object and the floor is, हमको क्या पूछा गया है, क्या होगी, 0 होगी। हमको पूछा गया है v इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन होगी, v अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन होगी, v वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द फ्लोर होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है
कि जब हम देखते हैं रोलिंग विदाउट स्लीपिंग, तो मैंने क्या बताया था, ये क्या लिखा हुआ है, रोल्स विदाउट स्लीपिंग। तो रोल्स विदाउट स्लीपिंग होता है तो यहाँ पे हमको क्या दिखता है, आई सेंटर दिखता है, ये बात हमको पता है। और हमको क्या पूछा गया है, ऑन ए हॉरिजॉन्टल लेवल फ्लोर विद द सेंटर हैविंग वेलोसिटी v, इसकी वेलोसिटी कितनी है, v है। द वेलोसिटी एट दैट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द फ्लोर, यानी कि हमको इस पॉइंट पे क्या पूछा गया है, वेलोसिटी पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या समझ में आता है कि आई सेंटर से हमको सिर्फ क्या दिखता है, रोटेशन दिखता है। ठीक है, आई सेंटर से हमको सिर्फ क्या दिखता है, रोटेशन दिखता है। इसका मतलब हमारा आई क्या है, एक पॉइंट, फिक्स पॉइंट है, यानी कि इस फिक्स पॉइंट से हमको रोटेशन ही दिखता है, कोई भी ट्रांसलेशन मोशन नहीं दिखता है। तो इसका क्या नहीं होगा, कोई भी मोशन नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे वीपी, इसको अगर पी पॉइंट नाम दें तो वीपी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 0 होगा। तो द वेलोसिटी एट दैट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द फ्लोर इज 0। ठीक है, ये हमेशा एक्चुअल में इसका वेलोसिटी होगा, क्योंकि अगर ये क्या हो रहा है, घूम रहा है, तो ये क्या जाएगा, आगे जाएगा। लेकिन आपको फ्लोर के रिस्पेक्ट में पूछा है, ये क्या बोल रहा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द फ्लोर इज। तो यहाँ पे जब जब ये कांटेक्ट में रहेगा, यानी कि थोड़ी सी देर बाद जब ये घूमेगा तो ये पॉइंट कांटेक्ट में आएगा, फिर ये पॉइंट कांटेक्ट में आएगा, फिर ये पॉइंट। लेकिन जब आप देख रहे होगे तो आपको तो क्या लग रहा है कि ये दोनों पॉइंट कांटेक्ट में जब आ गए हैं तो इनके बीच की वेलोसिटी हमेशा क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए सॉलिड डिस्क ऑफ रेडियस आर रोल्स विदाउट स्लिपिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल फ्लोर with angular velocity omega and angular acceleration alpha. The magnitude of the acceleration of the point of contact on the disk is। ठीक है, तो हमको क्या पूछा है, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड पूछा है। अब हमारे पास देखो, ये मान लो हमारी डिस्क है, एक सेकेंड रुको, अच्छा बनाते हैं कुछ। ठीक है, ये हमारी क्या है, डिस्क है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सिर्फ क्या कर रही है, ट्रांसलेशन कर रही है। अगर ये सिर्फ ट्रांसलेशन कर रही है तो यहाँ पे मान लो इसका सेंटर है, ये पॉइंट आप मान लो ए, ये पॉइंट आप मान लो बी, मान लो डी, मान लो सी, मान लो कुछ भी मान लो, सी और बी। ठीक है, सेम यहाँ पे हो जाएंगे आपके पास ए, यहाँ पे मान लो डी, ये हो गया सी, ये हो गया आपका बी। ठीक है, और सेम यहाँ पे आपके पास हो गया ए, यहाँ पे हो गया बी, यहाँ पे हो गया सी और यहाँ पे हो गया डी। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है, तो ये यहाँ पे क्या होगा, अल्फा इंटू आर, क्योंकि एटी को हम कैसे लिखते हैं, ए अल्फा इंटू आर, सिर्फ यही लगेगा। ट्रांसलेशन के लिए क्या लगेगा, एटी लगेगा, तो वो क्या होता है, अल्फा इंटू आर। तो यहाँ पे भी आपके पास क्या लगेगा, अल्फा इंटू आर। ठीक है, फिर मान लो आपके पास क्या कर रहा है, सिर्फ रोटेशन कर रहा है, ओनली क्या कर रहा है, रोटेशन कर रहा है। तो रोटेशन के लिए हमारे पास क्या होगा, दो क्या लगेंगे, ये मान लो आपका ओमेगा से घूम रहा है, तो हमारे पास रोटेशन में कितने एक्सेलरेशन लगते हैं, दो लगते हैं। एक इधर लगेगा, एक इधर लगेगा, क्योंकि एक क्या करेगा, इसको घुमाने की कोशिश करेगा, कौन सा, टेंजेंशियल, और नॉर्मल क्या करेगा, इसकी डायरेक्शन को चेंज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मल क्या होता है, ए नॉर्मल होगा हमारा ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, और ए टेंजेंशियल क्या होगा, अल्फा इंटू आर। तो यहाँ पे क्या है, टेंजेंशियल है, और यहाँ पे क्या है, नॉर्मल है। ठीक है, और ये इधर क्यों लगा, क्योंकि हमारा रोटेट किधर कर रहा है, इधर रोटेट कर रहा है। फिर मान लो हमारे पास क्या हो गया, ये रोटेट भी कर रहा है प्लस ट्रांसलेट भी कर रहा है। तो रोटेट भी कर रहा है और ट्रांसलेट भी कर रहा है,
तो हमारे पास क्या होगा, हमारे ट्रांसलेशन के लिए ये आया था कौन सा, अल्फा इंटू आर, और हमारे रोटेशन के लिए ये दोनों आए थे, सॉरी ध्यान से देखो, ये आया था हमारा ट्रांसलेशन के लिए और ये दोनों आए थे रोटेशन के लिए। तो ये भी अल्फा इंटू आर था, ये ओमेगा स्क्वायर इंटू आर था। ठीक है, ये क्या है, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन मोशन। तो एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी कि हमको यहाँ पे पूछा है कि हमारी बॉडी क्या कर रही है, दोनों काम कर रही है, ओमेगा से घूम रही है और इसके अंदर एक्सेलरेशन है, यानी कि ये आगे भी चल रही है। ठीक है, तो यहाँ से आप देखोगे ए एक्स डायरेक्शन में देखोगे तो अल्फा इंटू आर माइनस अल्फा इंटू आर वो 0 हो गया। वाई डायरेक्शन में देखोगे तो वो कितना हो गया, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, अब इसका आप क्या ले लो, रिजल्टेंट लोगे तो वो भी कितना आ जाएगा, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में है तो लेके देख लो, ए इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, तो वो वापस ये 0 हो गया, ये 0 हो गया तो वो वापस ए वाई आ गया और वो कितना हो गया, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, तो इसके अंदर ऑप्शन दिए हुए थे तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाता, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, a circular disk of radius r rolls without velocity slipping at a velocity v. The magnitude of the velocity at point p. अब यहाँ पे क्या पूछा गया है, p की वेलोसिटी पूछी गई है, तो यहाँ पे हमको क्या लिखा हुआ है, रोल्स विदाउट स्लिपिंग। तो रोल्स विदाउट स्लिपिंग का मतलब हमको क्या पता है, हमारा आई सेंटर कहाँ होगा, हमारा आई सेंटर यहाँ होगा। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यानी कि ये हमारा क्या है, ये हमारा v है। ठीक है, और एक हमारे पास यहाँ पे भी v होगा। ठीक है, तो आई सेंटर हमको यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस, आई सेंटर के अबाउट हमको क्या दिखता है, प्योर रोटेशन दिखता है। ठीक है, तो यहाँ से जब आप देखोगे हमको क्या करना है, हमको ये लेंथ फाइंड करनी है। तो ये लेंथ हमको कैसे फाइंड होगी, ये लेंथ हमको फाइंड होगी ऐसे, यानी कि इसको हमने नाम दे दिया Q और इसको नाम दे दिया हमने T। तो ट्राइएंगल क्यू टी पी से हमको क्या होगी, फाइंड होगी, और वो कैसे होगी, क्यू पी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू टी का स्क्वायर प्लस टी पी का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये एंगल 30 है तो ये कितना होगा, 60 होगा, और ये रेडियस के बराबर है तो ये क्या हो जाएगा, इधर r cos 60। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, r sin 60। कैसा बना हुआ है देखो, ये एंगल 60 है, ये आपको r है तो ये r cos 60 और ये आपकी r sin 60। ठीक है, तो यहाँ से ये r है तो QT कितना हो जाएगा, r प्लस r cos 60, यानी कि r प्लस r cos 60 जब जोड़ोगे तो ये r/2 बन गया, r/2 यानी कि 3r/2। ठीक है, और यहाँ से TP कितना हो जाएगा, TP हो जाएगा r sin 60, यानी कि √3 डिवाइड बाई 2r। तो यहाँ से QT का स्क्वायर करोगे तो 9r स्क्वायर डिवाइड बाई 4 प्लस TP का स्क्वायर करोगे तो 3r स्क्वायर डिवाइड बाई 4, और 9 4 13 होते हैं, 13r स्क्वायर डिवाइड बाई 4। तो यहाँ से QP आ जाएगा √13 डिवाइड बाई 2r। ठीक है, तो यहाँ से जब वेलोसिटी निकलेगी तो कैसे निकलेगी, VP, ये P है, ये क्या है, V है, तो ओमेगा V इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इंटू आर, और ओमेगा दोनों का क्या है, सेम है, और VP क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू आर, और वो आर क्या है, आर इक्वल्स टू यहाँ पे क्या है, QP। ठीक है, तो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ओमेगा आर, और यहाँ से VP इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ओमेगा √13 डिवाइड बाई 2r। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, V/VP कितना हो जाएगा, 2/√13। तो यहाँ से
Vp कितना आ जाएगा, √13 डिवाइड बाई 2V। सॉरी, यहाँ पे तो बड़ी छोटी छोटी मिस्टेक्स हो रही हैं। यहाँ पे क्या है, 9 और 12r² डिवाइड बाई 4, तो ये कितना हो जाएगा, 3r² डिवाइड बाई 4। तो यहाँ से QP कितना आ जाएगा, सॉरी 4 नहीं, ये 4 हट गया, √3r। ठीक है, तो ये √3r है, तो यहाँ पे भी कितना लिखना पड़ेगा, √3r। तो यहाँ से Vp अपॉन Vp कितना हो जाएगा, 1√3, और यहाँ से Vp कितना आ जाएगा, √3V। ठीक है, तो यहाँ से √3V आएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा ऑप्शन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है √3V, ये दिया हुआ है √3V डिवाइड बाई 2, ये V/2 और ये V/√3। तो यहाँ से हमारे पास ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये थे हमारे जो भी पिछले 10 से 20 सालों में जो क्वेश्चन आए थे काइनेमेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज पे, वो सारे क्वेश्चन हमने दोनों लेक्चर के अंदर अच्छे से कर लिए हैं। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा ज्योमेट्री का यूज था, थोड़ा सा दिमाग का यूज था कि आई सेंटर कहाँ से जाएगा, और ये वाला क्वेश्चन भी आपके पास अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इनके बीच में एक्सेलरेशन के बीच में, वेलोसिटी के बीच में रिलेशन। अब देखो यहाँ पे अगर आपके पास प्योर ट्रांसलेशन होता तो सिर्फ एक एक्सेलरेशन लगता, रोटेशन के केस में आपके पास दो एक्सेलरेशन लगते हैं। ठीक है, और फिर जनरल मोशन में आपके पास दोबारा से एक ही रोटेशन, आपके पास एक ही एक्सेलरेशन लगता है। ठीक है, तो ये थे सारे कॉन्सेप्ट आपके पास। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और भी दोस्तों को शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खेलते रहो, पढ़ते रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।